हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है और आज की क्लास के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधन कीमत सिद्धांत। कि साधन कीमत सिद्धांत आपका क्या है वो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें आएंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट, हम इसके अंदर देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो आपके पास उत्पादन के साधन है उसकी क्या क्या प्रोडक्टिविटी है उसकी। इसके अंदर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी हम इसके अंदर देखेंगे। एक टॉपिक हम देखेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, कि जो हमारे साधन है उत्पादन के उनकी लागत क्या है। उसके बाद इसी के अंदर हम एवरेज फैक्टर कॉस्ट और जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है इसकी हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है व्हाट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि आपके पास जो साधन कीमत का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इंडिया लेते हैं कि इंडिया हमारे पास एक कंट्री है। इसके अंदर आप किसी भी गुड का प्रोडक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने बनाया है मोबाइल फोन, कि मोबाइल फोन का आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उत्पादन के जो आपके पास साधन है उन उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हैं। तो जब उपयोग करेंगे आप इन साधनों का, तो इन साधनों को आप कुछ ना कुछ पेमेंट भी करते हैं, यानी कि जब ये काम करेंगे तो वो पेमेंट आप इनको कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो पेमेंट करने का जो हमारा सिद्धांत है कि हम जो लेबर है उसको कितनी वेजेस पे करेंगे, रेंट जो आपकी लैंड है उसके लिए कितना रेंट आप पे करेंगे, जो आपके पास कैपिटल है, जो आप पैसा बैंक से लोन ले रहे हैं उसके लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करेंगे। तो इनका जो डिटरमिनेशन है वो किस प्रकार से होता है उसका रिलेशन हम देखते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के अंदर। यानी कि आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के अगर हम उत्पादन के साधनों की बात करें तो बेसिकली हमारे पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड जिसको हम भूमि बोलते हैं, लेबर जिसको हम श्रम बोलते हैं, कैपिटल हमारे पास पूंजी और एंटरप्रेन्योर मतलब आपके पास उद्यम। इन सभी को जो है इनके काम के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट की जाती है। कि अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड के लिए जो है वो रेंट पे किया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किराया। जो आपके पास लेबर है उसको जो है वो मजदूरी दी जाती है, तो लेबर को मजदूरी दी जाती है। कैपिटल यानी कि पूंजी, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया जाता है। और एंटरप्रेन्योर जो उद्यम है आपके पास उसको बोला जाता है कि उसको लाभ दिया जाता है। अब इस चीज को देखिए, यहां पर इंटरेस्टिंग जो चीज है वो समझने की क्या है कि आप अगर मान लीजिए किसी भी एक गुड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी एक मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं कि आईफोन का आपको प्रोडक्शन करना है। तो जब आप इस आईफोन का प्रोडक्शन करेंगे, इसका उत्पादन करेंगे, तो इसका उत्पादन करते समय आपको इन चारों फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। इनमें से अगर कोई भी एक ऐसा फैक्टर है जिसका आप यूज ना करें, तब आप इस बात की कल्पना या इस बात को एज्यूम तक नहीं कर सकते कि आप इस आईफोन का प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि ये चारों जो फैक्टर हैं आपके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जब ये कंबाइंड यानी कि एक संयुक्त रूप से काम करते हैं तो तभी आप इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और इन सभी का जब ये काम करते हैं तो जो इनका वर्क है उसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये चीज इसके अंदर हम देखेंगे। अब आती है हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हमें एक सेपरेट स्टडी की क्यों जरूरत पड़ती है फैक्टर प्राइसिंग के अंदर। यहां पर हम बेसिकली दो कंसेप्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। एक हमारे पास आता है गुड मार्केट, यानी कि एक आपके पास जो है वस्तु बाजार है, और एक हमारे पास इसके अंदर होता है फैक्टर मार्केट, यानी कि जहां पर आप साधन जो है उनको आप बेचते हैं। यानी कि ये हमारे पास हो गया साधन बाजार और ये हमारे पास हो गया वस्तु बाजार।
अगर हम बात करें इनकी दोनों की सिमिलैरिटी की, तो सबसे बड़ी इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि अगर आप गुड मार्केट की बात करें या आप फैक्टर मार्केट की बात करें, तो दोनों में जो कीमत का निर्धारण है, जो आपके पास यहाँ पर कीमत है या प्राइस के अगर निर्धारण की बात करें, तो उसका जो रूल है वो सिंपल सा ये है कि आपकी जो दोनों मार्केट है उसके अंदर जो कीमत का निर्धारण होगा वो मांग और जो पूर्ति है उसकी हेल्प से होता है। अब यानी कि ये आपके पास हो गया यहाँ पर डिमांड और ये है आपके पास सप्लाई। जहां पर आपके पास डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे वो आपके पास फैक्टर मार्केट हो या आपके पास गुड मार्केट हो, दोनों के अंदर जहां पर आपके पास डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहां पर आपके पास इसका प्राइस डिटरमिनेशन हो जाता है। तो ये चीज हम इसके अंदर देखते हैं कि इसी को जो है बेसिकली अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आप किस तरीके से बना सकते हैं कि ये आपके पास जो है क्वांटिटी हम यहाँ पर लेते हैं और ये हमारे पास जो है वो प्राइस होता था। ये आपके पास क्या है, डी डिमांड कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है। इस ए पॉइंट के ऊपर जो आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ पर जो है आपका इक्विलिब्रियम होता है। ये क्वांटिटी हो गई और ये आपके पास प्राइस हो गई। तो यहाँ पर आपने ओपी प्राइस और ओक्यू जो है क्वांटिटी का डिटरमिनेशन कर दिया। तो इस तरीके से आप दोनों के अंदर जो है आप डिटरमिनेशन कर सकते हैं प्राइस का, चाहे वो आपके पास फैक्टर मार्केट हो या आपके पास गुड मार्केट हो। अब अगर हम बात करें एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक जो फर्म है वो दोनों मार्केट के अंदर डिफरेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई ए फर्म हमने एग्जाम्पल के रूप में ले ली। अब ये जो ए फर्म है दो अलग अलग मार्केट के अंदर रिएक्ट करेगी, तो किस मार्केट के अंदर वो क्या रोल प्ले करती है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक आपके पास जो है वो गुड मार्केट है और एक हमारे पास जो आती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर मार्केट यानी कि साधारण बाजार। अगर हम बात करें गुड मार्केट की, तो जो फर्म है वो गुड मार्केट के अंदर एज ए सेलर काम करती है, यानी कि वो विक्रेता के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। यानी कि ये गुड्स जो आप बढ़ाती है उसको ये सेल करेगी। लेकिन जब ये हम बात करते हैं फैक्टर मार्केट के अंदर, तो फैक्टर मार्केट के अंदर जो फर्म है वो एज ए बायर काम करती है, यानी कि वस्तु के क्रेता के रूप में वो कार्य करती है और यहाँ पर जो है वो फैक्टर को परचेज करने के रूप में काम करती है। तो उसके बाद ये चीज हमने यहाँ पर देखी। इसी प्रकार से हमारे पास जो एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है कि आपके पास क्या है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं घरेलू क्षेत्र। तो वो हमारे पास क्या है, जो घरेलू क्षेत्र है वो भी दो मार्केट के अंदर अलग अलग रोल यहाँ पर प्ले करता है कि एक आपके पास क्या है गुड मार्केट है और एक हमारे पास क्या है फैक्टर मार्केट यहाँ पर हमने ली है। तो और जब हम बात करते हैं गुड मार्केट की, तो गुड मार्केट के अंदर जो हाउस होल्ड है वो एज ए बायर काम करता है कि यहाँ पर वो गुड्स को क्या करेगा, परचेज करता है। उसके बाद जो जब ये फैक्टर मार्केट की बात करें, तो फैक्टर मार्केट के अंदर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो काम करता है एज ए सेलर, यानी कि वो विक्रेता के रूप में काम करता है। तो ऐसा होता क्यों? तो देखिए इसका सिंपल सा जो लॉजिक है वो यहाँ पर यह है कि जो फर्म है और जो हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, यानी कि आपके पास जो घरेलू क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें, तो जो फर्म है यहाँ पर वो फर्म कार्य करती है, किसको बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की ही सप्लाई करेगी। तो जिसकी ये सप्लाई करती है उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक सेलर के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। दूसरा अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर्स का ओनर होता है, यानी कि जितने भी आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उसका ओनर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि उसका मालिक होता है, चाहे वो लेबर हो, लैंड हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, सभी की जो सप्लाई है वो सप्लाई करता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो यहाँ पर जो पूर्ति करी गई वो करी गई हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर जब सप्लाई करेगा तो यही इसके लिए क्या है, एक सप्लायर यानी कि एक सेलर के रूप में ये कार्य करता है। तो यहां तक हमने इन चीजों की बात करी। ये दोनों में क्या है, एक तरीके की सिमिलैरिटी है दोनों थ्योरी में कि यहाँ पर जो प्राइस का डिसीजन है वो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से लिया जाता है कि जहां पर आपके डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती हैं
वहां पर हम कहते हैं कि इनका इक्विलिब्रियम लेवल आपका आएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जब दोनों ही थ्योरी आपकी, चाहे वो आपके पास गुड्स हो या हमारे पास फैक्टर्स हो, यानी कि आपके पास चाहे उत्पादन के साधन हो या वस्तु हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो तो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से होता है। बट फिर भी जब दोनों में एक ही रूल फॉलो हो रहा है तो फिर अलग से हमें इनकी एक अलग थ्योरी बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और कहां पर हमें एक अलग थ्योरी की जरूरत होती है, तो ये दो हमारे पास टॉपिक आते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या है, इनका जो डिफरेंस है दोनों मार्केट के अंदर उसको समझना जरूरी है। यानी कि अगर हम बात करें फैक्टर मार्केट की, तो फैक्टर्स की डिमांड कब होती है और उनकी जो सप्लाई है वो किस कंडीशन में होती है, उसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो उसको हम देखते हैं कि इसके रीजन क्या क्या है। तो अब हमारे पास जो है वो हमें देखना है कि जो हमारे पास एक सेपरेट हम स्टडी की बात कर रहे हैं, तो सेपरेट स्टडी करने के क्या क्या कारण है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका डिफरेंस है वो नेचर जो है डिमांड की, उसमें क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ डिमांड की, तो नेचर ऑफ डिमांड को हम दो पार्ट में देखेंगे। एक आपका जो गुड्स मार्केट की डिमांड होती है उसमें, दूसरा हम इसको एनालाइज करेंगे कि जो आपके पास फैक्टर मार्केट है, यानी कि जो आपके पास साधन बाजार है, उस केस के अंदर दोनों की जो डिमांड है उसके नेचर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ज्वाइंट डिमांड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त मांग, तो ये संयुक्त मांग हमारे पास क्या होती है, इसको हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम एक चीज जो देखेंगे वो ये है कि जब हम बात करते हैं किसी भी गुड्स की, कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये क्या है, एक मोबाइल फोन है जो कि नोकिया कंपनी का ये मोबाइल फोन है हमारे पास। जब आप इसकी गुड मार्केट के अंदर डिमांड की बात करेंगे, तो गुड मार्केट के अंदर आप एक सिंगल एक मोबाइल जो है उसकी डिमांड आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फैक्टर मार्केट की, तो यहां पर इस मोबाइल फोन का जो प्रोडक्शन है वो दो फैक्टर्स की हेल्प से किया जाता है। एक हमारे पास आती है मशीन और एक हमारे पास है लेबर। तो इन दो की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जब आप इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको इन दोनों का ज्वाइंटली ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि आप संयुक्त रूप से इनका यूज करेंगे। यानी कि आपको लेबर और जो कैपिटल है, मशीन जो है, उनका एक साथ उपयोग करना है, आप अलग अलग उनका उपयोग नहीं कर सकते। कि अगर आप एक इसको एग्जांपल और भी लें, जैसे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जब हम बात करते हैं उत्पादन के साधन की, तो मेनली हमारे पास क्या है, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कि एक आपके पास लैंड है, एक हमारे पास जो लेबर है वो है, एक हमारे पास कैपिटल हो गया, और एक हमारे पास जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है। अगर आपको इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करना है तो आपको कंबाइंडली इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इनकी नीड पड़ेगी, और तभी आप जो है इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर आप किसी भी एक फैक्टर को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कर पाएंगे, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। तो जब भी आप बहुत बात करेंगे फैक्टर मार्केट के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड की, तो इन सभी की जो डिमांड है वो संयुक्त रूप से की जाती है, यानी कि ये आपकी जो ज्वाइंटली है इन सभी की डिमांड की जाती है। दूसरा हमारे पास आता है डिराइव्ड डिमांड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। अब ये व्युत्पन्न मांग क्या है उसको हम समझते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि हमें क्या है, इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करना है। तो आपने जो स्टार्टिंग में आपने जो डिमांड करी है वो एक मोबाइल फोन की डिमांड की करी। जब आपने एक मोबाइल फोन जो है उसकी डिमांड आपने करी, तो इस मोबाइल फोन की डिमांड करी है, तो कंपनी जो है, जो वही फर्म होती है, वो इसके प्रोडक्शन को क्या करेगी, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। जब इसके प्रोडक्शन या इसके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, इसका उत्पादन किया जाएगा, तब उस उत्पादन को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपको जरूरत पड़ती है। अब जब आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो इसका सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि फैक्टर मार्केट के अंदर जो जो साधन है उन साधनों की मांग, यानी कि आपके पास जो डिमांड है फैक्टर की, वो यहां पर क्रिएट हो जाती है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ
कि मोबाइल फोन की डिमांड के कारण आपके पास जो है फैक्टर के जो आपके पास डिमांड है वो डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसको आप एक एग्जांपल के तौर से समझ सकते हैं कि ये जो मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो आपके पास लैंड है, उसके बाद हमारे पास लेबर है, फिर ये हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर है, और फिर हमारे पास ये क्या है, कैपिटल है। इन सभी की डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाती है। बट किसके कारण? जब इस मोबाइल फोन की डिमांड को इंक्रीज किया गया। इस मोबाइल फोन की डिमांड के कारण ही बाकी चीजों की जो डिमांड है वो क्रिएट होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंस इन द नेचर ऑफ सप्लाई, यानी कि आपके पास जो साधन और जो वस्तु है उसकी पूर्ति की जो प्रकृति है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो यहां पर अगर हम बात करें सप्लाई और जो आपके पास प्राइस, तो नॉर्मली हमें पता है कि जब आप बात करें गुड्स मार्केट की, या अगर हम बात करें जो आपके पास फैक्टर मार्केट है, तो दोनों के ही अंदर जो है वो सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस के साथ। यानी कि अगर आपके पास प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई आपकी बढ़ा दी जाती है, प्राइस अगर आपके पास कम होते हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो भी कम कर दी जाती है। यानी कि आपके पास चाहे फैक्टर गुड मार्केट हो या आपके पास फैक्टर मार्केट हो, दोनों में ही डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर होता है कि गुड मार्केट में अगर प्राइस कम हुए तो यहाँ पर सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर फैक्टर मार्केट के अंदर प्राइसेस को इंक्रीज किया गया तो फैक्टर्स की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। बट ये तो यहां तक एक चीज हमारे पास हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है हमारे पास, उसको हमारे लिए समझना जरूरी है। वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई ए लेबर है और ये इसकी क्या है, वेजेज है। अगर आप एक टाइम पीरियड तक इसको काम करने के लिए कहेंगे तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसकी वेजेस को आप इंक्रीज करते जाएंगे, इसकी जो मजदूरी है उसको बढ़ाते जाएंगे, उसी प्रकार से जो इसकी सप्लाई है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। बट यहां पर एक जो फैक्ट है वो ये है कि एक टाइम के बाद, आफ्टर एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, रेस्ट करना पसंद करता है कंपेरेटिवली काम करने के। यानी कि अगर आपने एक टाइम पीरियड के बाद अगर आपने इसकी वेजेस को बढ़ा भी दिया और ज्यादा, कि पहले इसकी 100 थी, फिर आपने इसको 200 कर दिया, 400 कर दिया, तो ये 400 के बाद क्या करता है, अगर आप इसकी वेजेस को और बढ़ाएंगे तो ये काम की बजाय जो वर्क है इसका उसको छोड़कर ये जो रेस्ट है वो रेस्ट करना ये पसंद करता है, और उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाती है एक टाइम पीरियड के बाद में। अब इसको अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं आप, कि ये आपका इस प्रकार से हो सकता है कि ये ओ एक्सिस है और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। यहां पर आपने जो है वो वेजेस ली हैं, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके से यहां पर बनता है। ये है लेबर की सप्लाई, कि अगर आप इसकी वेजेस को कंटिन्यूअसली आप बढ़ाते हैं तो पहले आपके पास W थी तो इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पर Q है। अगर इसकी वेजेस को आपने बढ़ाकर W1 कर दिया तो सप्लाई आपके पास बढ़कर Q1 हो गई। बट अगर आप एक टाइम पीरियड तक इसकी सप्लाई को जो आपने वेजेस है उसको बढ़ाकर अगर आप W2 करते हैं तो इसकी जो सप्लाई है वो कम होकर हो जाती है वो Q2। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद ये रेस्ट करना पसंद करता है, ये काम करना पसंद नहीं करता है। अब अगर हम बात करें इसकी कि आपका रिलेशन क्या है कॉस्ट और सप्लाई के बीच में, तो देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल से इसको लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और एक हमारे पास हम मान के चलते हैं कि कोई भी बुक जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जब किसी भी लेबर की अगर हम बात करें कि आपके पास कोई एक लेबर है और उस लेबर की सप्लाई जो है वो दोनों मार्केट के अंदर की जाती है, कि आपके पास सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए और बुक जो है उसके लिए, तो यहां पर जो इनकी दोनों की जो कॉस्ट है वो उस कॉस्ट के अंदर जो है दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर अंतर पाया जाता है। तो आप ये बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली इनके बीच में जो है वो कितना डिफरेंस इनके बीच में होता है। तो जो कॉस्ट और जो सप्लाई का रिलेशनशिप है
उसको इस्टेब्लिश कर पाना फैक्टर मार्केट के अंदर लगभग नामुमकिन होता है कि किसी भी जो फैक्टर है उसकी सप्लाई करने में कितनी कॉस्ट हमारे पास आती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक जो है चीजें हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो आपके पास फैक्टर प्राइसिंग है। वो हमारे पास जो फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, यानी कि आपके पास जो साधन है, साधन की उत्पादकता, कि साधन की उत्पादकता क्या है। अब साधन की उत्पादकता का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी एक जो लेबर है उस लेबर का उत्पाद का यूज करने से आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उस टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है वही एक लेबर की क्या है, प्रोडक्टिविटी होती है। कि फॉर एग्जांपल आप 10 लेबर यूज कर रहे थे तो आप किसी भी गुड की जो वो 100 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया। जब आपने एक लेबर और लगा दी तो इससे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 120 हो गया, यानी कि आपका 20 जो यूनिट थी वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो ये जो 20 यूनिट है वो इस एक्स्ट्रा एक लेबर की क्या है, प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उसकी उत्पादन की क्षमता हम उसको बोलते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, और साथ में हम इसी के अंदर एक जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर। इसके अंदर हम एवरेज कॉस्ट ऑफ फैक्टर और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फैक्टर है उसकी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स जो है उसको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है एक हमारे पास हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। एक हमारे पास इसके अंदर होता है एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं औसत उत्पादकता। तो ये हमारे पास है। अब इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम स्टार्टिंग करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, यानी कि जो सीमांत उत्पादकता है उससे हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक हमारे पास है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि भौतिक सीमांत उत्पादकता, और एक हमारे पास होता है इसके अंदर नेक्स्ट कि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी कि सीमांत आय उत्पादकता। एक हमारे पास इसमें होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपके पास जो सीमांत जो भौतिक उत्पादकता है उसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अब हमारे पास आता है फर्स्ट कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और जो कि है वो क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता हमारे पास क्या होती है। तो इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो हमारे पास आता है कि मान लीजिए आपके पास किसी एक एक्स्ट्रा लेबर को, यानी कि आपने किसी एक एक्स्ट्रा लेबर को यूज करा, तो इससे टोटल जो आपके पास प्रोडक्शन है, जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंज आता है, उस चेंज को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कि फॉर एग्जांपल आपने यूज करा 10 लेबर का और इससे आपका जो टोटल प्रोडक्शन था वो टोटल प्रोडक्शन आपका हो रहा था 100 यूनिट का। आपने एक एक्स्ट्रा जो लेबर है उसका यूज करा, यानी कि +1 करके आपने एक 11th यूनिट जो है उसका 11th यूनिट जो है उनका यूज करा, और आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होकर हो गया 130 यूनिट। तो जो एक्स्ट्रा एक लेबर है, इस एक्स्ट्रा एक लेबर का यूज करने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, 30 का। तो ये जो 30 है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल जो आपके पास प्रोडक्टिविटी है वो। अब बात करते हैं फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग ये है कि लेबर की आप एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं तो टोटल जो आपके पास प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज आता है। यहां पर आप एक चीज जो रखेंगे याद, वो रखेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि आपके पास जो अदर थिंग्स हैं वो अदर थिंग्स आपकी रिमेन्स कांस्टेंट यहां पर रहती है, यानी कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि आपकी ना ही तो इकोनॉमी के अंदर आपके पास प्राइस बढ़ेंगे, ना ही कंज्यूमर का टेस्ट बदलेगा, ना ही लेबर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज होंगी। तो जब ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट रहेंगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका चेंज होता है किसी एक एक्स्ट्रा लेबर से, तब हम उसको कहते हैं कि ये आपके पास मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है।
तो अब हम जो है मार्जिनल फिजिकल जो प्रोडक्टिविटी है इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, और जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है इसको किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को हम MPP लिखते हैं, और जो इसको हम निकालेंगे वो TPP, यानी कि हम इसको जो TPP है इसका मतलब है टोटल फिजिकल, ये हमारे पास होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो टोटल फिजिकल जो प्रोडक्टिविटी है जिसको हम कुल भौतिक उत्पादकता यहां पर बोलते हैं, n माइनस में TPP n माइनस में 1 हम इसको बोलते हैं। कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझें तो एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लेबर आपने यूज करी, इन 10 लेबर का यूज करके आपने जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन जो है वो आपने प्रोड्यूस करा कितना, 200 यूनिट का। अब आपने एक और एक्स्ट्रा लेबर का यूज करा और आपके पास टोटल लेबर हो गई 11 लेबर का आपने यूज कर टोटल प्रोडक्शन करा है 240 का, यानी कि 240 यूनिट का आपने प्रोडक्शन करा। तो आपके पास जो ये एक एक्स्ट्रा आपने लेबर यूज करी थी, इस एक एक्स्ट्रा लेबर ने कितना चेंज करा है, तो ये जो चेंज है वो हम निकालेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो है 240, इसको हम बोलते हैं TPPN, और इससे जो पहले वाला है 200 इसको हम बोलेंगे TPPN माइनस में 1। तो ये आपके पास हो जाता है 240 माइनस में 200, यानी कि आपके पास जो 40 है ये 40 हमें बताता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के लेके। एक तो हमारे पास ये होता है, दूसरा एक और फॉर्मूला भी आप इसका ले सकते हैं कि TP अपॉन में TQ, यानी कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज आया है जब आप लेबर में चेंज करते हैं। यहां से आप Q से जो है लेबर को डिफाइन आप कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TP अपॉन में डेल्टा, जो हमारे पास L, ये जो डेल्टा है वो हमारा शो करता है किसको, चेंज को, यानी कि परिवर्तन को। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जिसको हम MRP बोलते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग जो है वो ये है कि जब भी आप किसी जो फैक्टर है उस एक एक्स्ट्रा फैक्टर को जो आप यूज करते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो है 10 लेबर का आप यूज कर रहे थे, इन 10 लेबर का आप यूज कर रहे थे तो आपने टोटल जो यूनिट बनाई वो किसी गुड की बनाई थी 100। अब इन 100 यूनिट को जब मार्केट में सेल किया गया तो इससे टोटल रिवेन्यू कितनी हुई है, तो टोटल रिवेन्यू हम यहां पर मान के चलते हैं कि आपने इससे अर्न करी 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज हमारे पास आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक एक्स्ट्रा लेबर को आप यूज करते हैं, यानी कि आपने +1 एक लेबर कर दी, तो इस कंडीशन में आपके पास टोटल लेबर कितनी है, 11 है। तो टोटल जो आपके पास प्रोडक्शन है वो भी आपके पास 100 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 130 यूनिट हम मान के चलते हैं। अब इस 130 यूनिट को जब मार्केट में सेल किया गया तो इससे जो रेवेन्यू अर्न हुई है वो आपके पास मान के चलते हैं कि वो 1200 रुपीज के इक्वल हमारे पास हुई है। तो ये कह रहा है कि जो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो ये है कि आपने जो इस एक्स्ट्रा एक लेबर का यूज किया था, इस एक्स्ट्रा लेबर के यूज करने से जो टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर कितना चेंज आया है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। और इसको निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास एक होता है जिसको हम यूज करते हैं कैसे, कि TRPN माइनस में TRPN माइनस में 1, यानी कि टोटल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, कुल आय उत्पादकता में से आप माइनस करें n माइनस में 1, या एक और फॉर्मूला इसका हम यूज करते हैं डेल्टा TRP अपॉन में डेल्टा N, यानी कि लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट आप जब यूज करिए आपने तो इससे टोटल जो रिवेन्यू है उसके अंदर कितना चेंज आया है हम इसकी यहां पर स्टडी करते हैं। और इसको आप एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं, वैसे तो एग्जांपल हमने यूज कर लिया बट फिर इसको अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है, यूनिट ऑफ फैक्टर्स हैं
यानी कि आपके पास उत्पादन के साधन। उसके बाद हमारे पास एक है यहाँ पर प्रोडक्शन, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन आता है, और यहाँ पर आपके पास टीआरपी है। तो ये अगर हम मान के चलें कि आपने 20 लेबर का आप यूज कर रहे थे, जिससे आपने 200 यूनिट जो है उसका प्रोडक्शन किया, और इस 200 यूनिट का जो आपने मार्केट में सेल किया है, तो इससे आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो आपने अर्न करी 2000 रुपीज की। सपोज करते हैं कि आपने जो है 2 एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पर यूज करी, तो टोटल लेबर आपके पास हो गई 22। इन 22 लेबर ने काम किया, तो इन्होंने लगभग जो आपके पास 230 यूनिट का इन्होंने उत्पादन किया, और जब इसको मार्केट में सेल करा गया तो इसकी जो कीमत मिली वो टोटल आपके पास 2400 रुपए के इक्वल इसकी इनकम इन्होंने कमाई। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो इनकम में चेंज हुआ है वो कितना है, तो ये हमारे पास होता है टीआरपी, यानी कि इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास टीआरपी एन है, और ये हमारे पास होता है टीआरपी एन माइनस में 1, यानी कि एमआरपी आपके पास इक्वल होता है 2400 माइनस में 2000, यानी कि 2400 माइनस में 2000, तो आंसर आपके पास आता है 400। तो ये 400 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है एमआरपी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हम इस चीज को बोलते हैं। अब हमारे पास आता है कि एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे जो है समझने लायक, कि आपके पास जो एमआर है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, और जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को यहां पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक हम एमआरपी लिखते हैं और एक हमारे पास है एमआर। तो एमआरपी का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि जब आप किसी भी फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा प्लस लेबर अगर आप यूज करते हैं, तो इससे टोटल जो जितने भी आपके पास से जो भी आप उत्पादन करते हैं, जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, तो टोटल जो आपके प्रोडक्शन के अंदर या टोटल जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर कितना चेंज आता है। जो टोटल हमारे पास फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपके पास उत्पादन जो आपके पास है उसमें कितना चेंज आया है, तो उसको हम बोलते हैं एमआरपी। लेकिन जब हम बात करते हैं जो एमआर है, तो एमआर का सिंपल मीनिंग ये है कि जब मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया गया, तो उस सेल करने से जो टोटल जो रिवेन्यू में चेंज आया है, कि मान लीजिए आपने कोई एक एक्स्ट्रा लेबर यूज करी, तो उस एक्स्ट्रा लेबर के यूज करने से जो यहाँ पर आपके पास टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया है। तो यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा एक फैक्टर को सेल करने की, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा जब आपने लेबर यूज करी तो उसने कितना एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोडक्शन किया, और उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को सेल करने से जो फर्म है या जो आपके पास ओनर है उसकी इनकम में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो एमआर, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू हम उसको बोलेंगे। तो आई होप ये डाउट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपके पास जो भौतिक, इसको हम बोलते हैं भौतिक सीमांत उत्पादकता, भौतिक सीमांत उत्पादकता का मूल्य। तो ये क्या होता है, तो देखिए इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप एमपीपी यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एवरेज प्राइस से, तो आपके पास निकल के आ जाएगा वीएमपी, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हम इसको बोलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या है, बेसिकली आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप जो है किसी भी लेबर को अगर आप ले, तो यहां पर हम ले सकते हैं कि ये आपके पास यूनिट है फैक्टर की, कि आपके पास लेबर है, और ये जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम यहाँ पर निकालेंगे, तो ये आपके पास जो है वो टोटल प्रोडक्शन है। तो मान लीजिए कि आपने 10 लेबर का यूज करा, तो 10 लेबर का यूज करने से आपका जो टोटल प्रोडक्शन था वो हुआ 100 यूनिट का। आपने एक और एक्स्ट्रा जो लेबर है उसका यूज करा, तो आपके पास जो है टोटल
जो लेबर है वो हो गई 11 और आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो हो गया कितना 140, यानी कि 140 जो है वो आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो मार्जिनल जो आपके पास फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी हुई, ये जो इनके बीच का गैप है यानी कि 40 आपके पास इस जो एक्स्ट्रा लेबर है इसकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है 40 यूनिट के इक्वल। क्योंकि इसका जो देखिए फॉर्मूला जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि TPPN माइनस में TPPN माइनस में 1 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास ये 40 आ जाएगा, यानी कि 140 माइनस में 100 अगर आपने कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी जो वो आ जाती है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस एवरेज प्राइस के साथ, तो एवरेज प्राइस हमारे पास क्या है कि मान के चलिए कि MPP तो हमारे पास आ गया था जो कि आपके पास 40 यूनिट है और एवरेज प्राइस हम और एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि प्राइस या जिसको हम AR बोलते हैं और यही हमारे पास क्या है प्राइस है कि मान लीजिए कि 10 रुपीज जो है वो आपके पास गुड्स के प्राइस है। फॉर्मूला हमने क्या बनाया था VMP का, वो था MPP मल्टीप्लाई बाय AR। तो यहां पर हमारे पास AR कितना है 10 और जो MPP है वो कितना आया है 40। तो 40 गुणा में अगर हम 10 कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है कितनी 400। और ये 400 क्या है, इसको हम बोलते हैं VMP यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल जो आपके पास प्रोडक्टिविटी होता है उसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि उसका अंतर क्या है। यानी कि आपको MRP एंड VMP में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहां पर हमारे पास जो MRP होता है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि MPP मल्टीप्लाई अगर हम इसको MR के साथ कर दें और VMP हमारे पास क्या क्या होता है MPP मल्टीप्लाई बाय AR। तो ये हमारे पास क्या है दोनों के फॉर्मूले होते हैं। तो इसको हम बेसिकली क्या है दो मार्केट के अंदर हम स्टडी करते हैं अलग अलग, तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किस मार्केट के अकॉर्डिंग ये क्या रिएक्ट करते हैं। कि हमारे पास अगर हम बात करें मार्केट की तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की मार्केट हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है परफेक्ट कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एक हमारे पास होता है मोनोपोली मार्केट यानी कि जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली, ये हमारे पास क्या है मोनोपोली मार्केट जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार बाजार। एक हमारे पास होता है मोनोपोलिस्टिक बाजार जिसको हम बोलते हैं एकाधिकारी बाजार। तो इन तीनों के अंदर किस प्रकार का ये रिएक्ट करेंगे वो यहां पर हम स्टडी करते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपके पास AR और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसा कि हम डायग्राम भी बनाया था हमने कि AR और जो MR है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पर आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो आपके पास फॉर्मूला बनता है MRP और एक हमारे पास है VMP का, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है MPP मल्टीप्लाई बाय MR और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है MPP मल्टीप्लाई बाय AR। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे के इक्वल रख दें तो ये हमारे पास होता है MPP और ये हमारे पास क्या है MR, ये जो कि आपका इक्वल है किसके MPP और ये हमारे पास इक्वल है किसके AR के। तो यहाँ पर आपके पास जो इस कंडीशन में आपके पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास AR और जो MR है वो परफेक्ट कंपटीशन में एक दूसरे के इक्वल होता है। कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि MPP की जो वैल्यू है वो दोनों मार्केट के अंदर 40 है। अगर हम बात करें MR की तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में MR कितना है हम यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास 20 और जो AR है वो भी आपके पास कितना होता है 20।
तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू इनके अगर हम पुट करें तो 4t मल्टीप्लाई बाय 20 और 40 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आता है MPP मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास MR है वो, और ये हमारे पास होता है MPP मल्टीप्लाई बाय AR। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आती है 800। तो इस केस के अंदर जो है वो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की या मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, तो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बदल जाती है। क्योंकि जब आप लास्ट चैप्टर्स अगर आपने देखे हो मार्केट के, तो वहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर आपके पास जो AR और जो MR है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर आपके पास AR इज नॉट इक्वल टू MR होता है, क्योंकि दोनों में जो है डिफरेंस पाया जाता है। कि हो सकता है कि AR आपके पास 20 रुपीज हो तो MR हो सकता है कि आपके पास 10 रुपीज हो। और अगर हम बात करें MRP के फॉर्मूले की, तो वो होता है MPP मल्टीप्लाई बाय MR, जो कि, और अगर हम बात करें VMP की, तो इसका फॉर्मूला होता है MPP मल्टीप्लाई बाय AR। तो यहाँ पर जो वैल्यू अगर आप इनकी पुट करेंगे तो ये आपके पास, अगर हम मान लें कि MPP की जो वैल्यू है वो 40 है, तो ये आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये आपके पास हो जाता है 40 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहाँ पर इनके बीच की जो वैल्यू आती है वो 400 है, और जहां पर जो वैल्यू आती है वो आपके पास 800 है। तो इस तरीके से जो है बात करें अगर हम अदर मार्केट की, तो ये इनके बीच जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम इसको परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ दें तो उसके बाद की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि इस टेबल में भी हमें शो करा गया है कि लेबर की यूनिट जो है 1 to 5 ली गई है। ये टोटल प्रोडक्शन है लेबर का, जो कि आपका पास 5, 9, 12, 14 और 15 दिया हुआ है। इससे आप क्या है MPP निकाल सकते हैं, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसको आप निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। यानी कि इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन N माइनस में टोटल प्रोडक्शन N माइनस में 1, यानी कि यहाँ पर 9 माइनस में 5, तो ये आपके पास 9 माइनस में 5 आ गया तो 4। उसके बाद 12 माइनस में 9, यानी कि आपके पास ये हो जाता है 12 माइनस में 3। उसके बाद 14 माइनस में 12, तो ये हमारे पास 2। उसके बाद 15 माइनस में 14, तो ये 1। तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। AR और MR हमने मानना है कि एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास जो MRP और जो आपके पास वैल्यू ऑफ मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, जिसको VMP बोलते हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो कि 25, 25, 20, 20, 15 और 15 है, यानी कि एक दूसरे के ये इक्वली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि परिवर्तनशील जो आपके पास साधन है, जो वेरिएबल आपके पास फैक्टर्स होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएबल फैक्टर के रूप में हम लेते हैं लेबर को, यानी कि लेबर की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं कि आपके पास प्रति इकाई जो उत्पादन क्षमता है उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी। कि आपके पास अगर मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन आपने किया, ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन मान लिया आपने 100 किया, और इस 100 का जो प्रोडक्शन है वो आपने 10 लेबर की हेल्प से किया है, तो इस 100 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 10। तो यहाँ पर जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इक्वल आती है 10 के इक्वल। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं भौतिक औसत उत्पादकता। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी कि औसत आय उत्पादकता क्या होती है। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है
एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसमें हमने बता दिया कि एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो पर यूनिट प्रोडक्टिविटी को शो करती है एक वेरिएबल फैक्टर की। कि दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है कि ये आपको दिखाती है पर यूनिट प्रोड्यूस बाय द ए सिंगल फैक्टर। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें कि आपके पास एक वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं लेबर को, कि मान लीजिए आपके पास जो लेबर है उसकी पर यूनिट जो है, पर यूनिट जो आपके पास एक लेबर जो है वो कितना औसत उत्पादन करती है। कि फॉर एग्जांपल आपने यूज करा कितनी लेबर का, आपने यूज करा 20 लेबर का, और 20 लेबर का यूज करने से आपकी जो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, यहां पर मान के चलते हैं कि वो आपकी आती है 400। तो इस 400 को अगर आप डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 20 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 20 के इक्वल। यानी कि आपकी जो एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है एक सिंगल लेबर की वो कितनी है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट आपके पास जो है वो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी होती है। और इसको हम फॉर्मूले से भी आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम पी हम इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और डिवाइड बाय टोटल लेबर या टोटल वेरिएबल जो आपके पास फैक्टर होते हैं वो। तो यहां पर आप टोटल लेबर भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं टीपीपी, टोटल वेरिएबल फैक्टर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि आपके पास एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली बताती है कि आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर की एक जो यूनिट है यानी कि जो पर यूनिट जो है वो कितनी टोटल रिवेन्यू में वो चेंज लेके आती है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज जो रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो। इसको आप ARP भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम निकालते हैं TRP अपॉन में टोटल जो आपने लेबर यूज करी है। यहाँ हम बात करें कि यहाँ पर आपने टोटल जितने भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करे हैं उसको हम यहाँ पर लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास जो TRP की जो वैल्यू है वो आपके पास आती है 50 और आपने लेबर यूज करी है इसके अंदर कितनी, 10। तो आपके पास जो रिवेन्यू है वो पर यूनिट कितने की आती है, 5 की। यानी कि आपने जब एक लेबर का यूज करा तो इस एक लेबर का यूज करने से टोटल जो आपकी रिवेन्यू है जो आपके पास कुल आए हैं उसमें कितना चेंज आता है, वो औसत चेंज आता है 5 रुपीज का। यानी कि 5 के इक्वल एक जो आपके पास वेरिएबल फैक्टर है वो आपको इनकम जनरेट करके देता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका रिलेशनशिप क्या है AR और जो MR के बीच में, यानी कि AR और MR के बीच का यहाँ पर हम निकालते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पर हम AR यानी कि ARP यानी कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और एक हमारे पास है MRP यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं तब चीजें हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है, यानी कि आप इसमें लेबर को भी आप ले सकते हैं, तो लेबर भी हो सकता है। और एक हमारे पास आता है रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हमारे पास आय उत्पादकता है उसको हमने OY एक्सिस के ऊपर लिया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है MRP और ये हमारे पास क्या है ARP। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो हमें ये पता लगता है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि आपके घटते बढ़ते जो नियम है उसके कारण आप जो हमारे पास आता है वो ये है कि पहले अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स जो है फिक्स फैक्टर के साथ, मान लीजिए कि फिक्स फैक्टर हमने ले लिया लैंड, कि लैंड जो है उसको आपने 111 इस तरीके से ले लिया। वेरिएबल फैक्टर हमारे पास आता है जिसमें हम ले सकते हैं लेबर को, कि लेबर की जब आप एक्स्ट्रा यूनिट आप यूज करते हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप लेबर को बढ़ाते हैं तो उससे जो आपके पास
एवरेज रिवेन्यू और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो एक टाइम तक तो आपके पास इंक्रीज होती है, या आपके पास जो मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो भी आपके पास इंक्रीज होती है। बट एक टाइम पीरियड के बाद दोनों ही ये क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगी कि ये हाईएस्ट पहुंच गया जो आपके पास MRP है, और यहां पर आपके पास जो ARP है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है। उसके बाद ये कह रहा है कि धीरे धीरे ये बाद में क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली जो आपके पास लेबर है उसको आप बढ़ाते जाएंगे फिक्स फैक्टर यानी कि एक ही लैंड के ऊपर, तो ये उसके बाद क्या है, धीरे धीरे कम होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको लो वेरिएबल जो प्रपोर्शन है यानी कि घटते बढ़ते जो नियम है, घटते बढ़ते उत्पादन का जो नियम है उसको आपको थोड़ा सा एक बारी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें तो एमआरपी जो हमारे पास होता है वो हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड होता है ARP के, यानी कि अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं MRP, और ये हमारे पास क्या है ARP। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास ये जो MRP है वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट, ये हमारे पास लेफ्ट साइड होता है कि इसके हमेशा इस ARP कर्व के ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। दूसरा ये कह रहा है कि जो आपके पास MRP कर्व है वो कट करेगा ARP को उसके टॉप के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि जो आपके पास AR है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि आपके पास जो उत्पादन के साधन है उन उत्पादन के साधन जो है उसकी लागत को लेके, यानी कि उत्पादन के जो साधन उसकी लागत क्या होती है। तो इसके दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक आपके पास एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एक हम पढ़ेंगे मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, यानी कि औसत साधन लागत और जो सीमांत साधन लागत है उसको विषय पे हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर का यहाँ पर सिंपल सा मतलब उस खर्चे से है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने के लिए किया जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी भी एक गुड का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए उत्पादन के साधन जो कि आपके पास चार होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है चैप्टर की कि एक हमारे पास लैंड, एक हमारे पास लेबर होती है, एक हमारे पास कैपिटल है, एक हमारे पास एंटरप्रेन्योर हमारे पास होता है। लैंड को हम पे करते हैं रेंट, लेबर को हम पे करते हैं वेजेस, कैपिटल को हम पे करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर है उसको हम लाभ यानी कि उसको हम पे करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जो खर्चा इन सभी लेबर्स को या आप जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन इनको परचेज करने के ऊपर किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर। कि अगर आपने खर्चा किया 10,000 रुपीज का इनको परचेज करने के लिए, तो 10,000 आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर हम इसको बोलते हैं। अब इसी में हमारे पास आता है जैसे ये कि जो आपके पास ये लेबर है, इस लेबर को परचेज करने के लिए ये जो डॉलर है इसमें पेमेंट करी गई, कि हो सकता है कि आपको जो है वो $5,000 जो है वो पेमेंट करनी पड़ी है इस लेबर को हायर करने के लिए, यानी कि इसको परचेज करने के लिए। अब हमारे पास जो आता है वो है एवरेज फैक्टर कॉस्ट, यानी कि औसत साधन लागत। औसत साधन लागत का सिंपल मीनिंग है कि पर यूनिट आपको एक लेबर या आपके पास कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन है उसको हायर यानी कि उसको खरीदने के लिए जो लागत उठानी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एवरेज फैक्टर कॉस्ट। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम AFC भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास होती है टोटल फैक्टर कॉस्ट अपॉन में जो हम जितनी भी हम यूनिट जो है यूनिट ऑफ फैक्टर जो कि आपकी यूज करी जाती है प्रोडक्शन के अंदर। कि मान लीजिए कि आपने लैंड जो है वो किराए पर ली है और साथ में आपने जो है वो लेबर को भी रेंट पे लिया है। दोनों को जो आपने दोनों के ऊपर आपने खर्चा किया है वो किया है, मान के चलते हैं आपने
10,000 रुपीज का। और जो इनकी क्वांटिटी है, इनकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर अगर बात करें इनकी मात्रा की, तो वो मान के चलते हैं कि आपके पास कितनी है, 10 यूनिट हम इसको मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं कि 10,000 अपॉन में 10, यानी कि आपकी एक यूनिट, यानी कि ओनली 1 यूनिट जो है, इस 1 यूनिट की यहाँ पर जो लागत है वो कितनी है आपके पास, 1,000 रुपीज। तो 1,000 आपके पास क्या है, AFC है, यानी कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट हम इसको बोलते हैं। तो वो इसके अंदर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसमें आता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट या जिसको हम बोलते हैं सीमांत साधन लागत, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपके पास 10 लेबर आप यूज कर रहे थे और उस 10 लेबर के लिए आप टी, जो आपके पास टोटल फैक्टर जो कॉस्ट है वो आप बियर कर रहे थे, मान के चलिए कि आपके पास 500 रुपीज के इक्वल। अब आप एक एक्स्ट्रा जो लेबर है वो भी आप हायर करते हैं 1, तो इस एक्स्ट्रा लेबर को हायर करने में जो टोटल जो चेंज आया है वो आपका चेंज कितना आएगा। तो इसको हम मान के चलते हैं कि आपने टोटल 11 यूनिट है जिसके लिए आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया है कितने का, 550 का। तो यहाँ पर एक जो ये एक्स्ट्रा लेबर आपने यूज करी थी इसके लिए आपने कितनी कॉस्ट को बियर करा। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला हम यूज करेंगे MFC हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास होता है TFC n माइनस में TFC n माइनस में 1। तो ये हमारे पास जो है इसको हम लिखते हैं TFC n और ये हमारे पास होता है TFC n माइनस में 1, यानी कि 550 माइनस में 500। तो हमारे पास जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 50। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास ये हो गया। और जब आपने इस एक्स्ट्रा एक लेबर को यूज करा तो आपकी जो टोटल फैक्टर जो कॉस्ट है उसमें कितना चेंज आया है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारे पास इसके अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट आपका किस प्रकार का होता है, यानी कि AFC और जो आपके पास MFC जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर मार्केट की, कि अगर आप मान लीजिए आपकी जो फैक्टर मार्केट है वो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, यानी कि उसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी आपके पास जो सिंगल फर्म है वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें किसी भी गुड्स के जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स या लार्ज नंबर ऑफ बायर इसके अंदर पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके पास फैक्टर मार्केट है उसमें हम मान के चलते हैं कि जो लेबर है उसके लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो है मार्केट में प्रेजेंट है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आपके पास विक्रेता भी हैं और बहुत बड़ी संख्या में आपके पास क्रेता भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी एक जो सिंगल जो फर्म या सिंगल आपके पास जो हाउस होल्ड है वो कंप्लीट मार्केट को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास AFC और जो आपके पास MFC है वो एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर होते हैं, जो कि आपके पास पैरेलल है किसके, O एक्सिस के। तो यह आपकी कंडीशन होती है जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस के अंदर। तो अब जो हम देखेंगे कि आपके पास जो फर्म होती है उस फर्म के अंदर जो AFC है यानी कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट और जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है उसका बिहेवियर किस प्रकार का रहता है, यानी कि किस प्रकार से वो वर्क करती है। तो इसको हम दो कंडीशन में देखेंगे, एक आपके पास परफेक्ट कंपटीशन और एक हमारे पास जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अगर हम एक एक करके इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट जो हमने डायग्राम था उस डायग्राम के अंदर भी हमने चीजों को एनालाइज कर लिया था कि यहाँ पर आपके पास जो AFC
और जो आपके पास MFC है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो फर्म है वो पूरी की जो पूरी मार्केट है उसको प्रभावित नहीं कर सकती। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हमने की है। अब अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो जो आपके पास साधन होते हैं, यानी कि आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, बल्कि ये आपके पास लेस इलास्टिक इसके अंदर होती है। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी जो है वो अपूर्ण होती है, यानी कि वो आपके पास ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है यहाँ पर, और आपके पास इक्वल टू 1 भी हो सकती है। बट ये आपके पास ना तो इन्फिनिटी होती है और ना ही ये आपके पास जो है वो 0 के इक्वल होती है। तो ये दोनों ही केसेस के अंदर नहीं पाए जाते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर आपके पास ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने फैक्टर को की यूनिट को लिया है, यानी कि जो आपके पास साधन है उसकी मात्रा, और जो हमारे पास ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने फैक्टर कॉस्ट को लिया है, यानी कि आपके पास जो उत्पादन के साधन है उसकी लागत को। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक होता है AFC और ये हमारे पास होता है MFC। तो यहाँ पर AFC और जो MFC है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, कि यानी कि ये AFC और जो MFC है वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन हम इसके अंदर देखते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी जो वीडियो क्लासेस की जो क्वालिटी है उसको हम टाइम टू टाइम जो है वो इम्प्रूव कर सकें। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।